नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने जिस तरह का पेपर बनाया है, ये माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में एक ऐतिहासिक पेपर था। कहने का तात्पर्य कि आज तक ऐसा पेपर ही नहीं बनाया गया। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का आज तक इस तरह से पेपर नहीं बनाया गया। इसके पीछे का कारण यह है कि इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। अब सीधे सीधे इन्होंने पेपर के ऊपर ही कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया है। मित्रों, आज के इस पेपर में बहुत सारे छात्र हतोत्साहित हुए हैं, दुखी हुए हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। कुछ लोग को लग रहा है कि इतने दिन की तैयारी मेरी व्यर्थ चली, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है और इस पे विचार नहीं करना है कि पेपर आपका खराब हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको सामान्यीकृत कर देता हूं कि किस प्रकार से आप इसको यह कह सकते हैं कि पेपर आपका सरल हुआ है। हमेशा पेपर जो बनता है वह सरल प्रश्नों के आधार पर ही उसका कट ऑफ तैयार होता है। यह पेपर एलटी ग्रेड के समान था। एलटी ग्रेड की परीक्षा जिस प्रकार हुई थी, एलटी ग्रेड परीक्षा के अनुसार यह पेपर है। अब एलटी ग्रेड परीक्षा में माइनस मार्किंग थी, एलटी ग्रेड परीक्षा में जीएस के प्रश्नोत्तर थे। अगर उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 90 से 100 के बीच में जितने भी छात्र हैं वो किसी भी वर्ग के हैं, तो अपने आप को वो सुरक्षित मान सकते हैं। 100 नंबर से ऊपर जितने भी छात्र हैं वो किसी भी वर्ग के हों, वे सब बेहद सुरक्षित जोन में हैं। अभी तक आयोग में मेरिट जो जाती थी, आपने देखा होगा 120, 121, 2016 की मेरिट देख लीजिए तो 121 नंबर पर चयन हुआ, 121 प्रश्न पर चयन हुआ है। एक दो प्रश्न इस बार भी गलत रखे हैं आयोग में। तो मेरिट अब आप समझ लीजिए कि 90 से 100 के बीच में आप अपने आप को मानिए, अगर आप हैं तो आपको नियुक्ति पत्र मिल सकता है, और 100 के ऊपर आप हैं तो 100% अपने आप को नियुक्ति पत्र का हकदार मानिए। चलिए, यहां पर मैं आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, सर दर्द बहुत तेज कर रहा है, दवा खा के आराम करके फिर उसके बाद मैं आया हूं। पेपर भी नहीं था तो हार्ड, अगर पेपर मिलता है तो हार्ड कॉपी तो आसानी होती सॉल्व करने में। फिर भी पेपर को मैंने सॉल्व किया है। 2-3 प्रश्न थोड़े से अभी कंफर्म नहीं है, मैं उसको देख नहीं पाया हूं। एक सरसरी निगाह से जितने भी प्रश्नों का उत्तर मैंने देखा है वो है। इसमें मानवीय भूल हो सकती है, जो भी भूल इसमें होगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन किया गया है, और आपको भी जिन प्रश्नों के उत्तर में परिवर्तन लगे आप सब मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड हिंदी का पेपर है, और इस हिंदी के पेपर में ये बुकलेट सीरीज हमारे पास है बी। बुकलेट सीरीज कौन सी है? बुकलेट सीरीज हमारे पास है बी। तो हम प्रश्नों को बोलते भी चलेंगे जिससे आप प्रश्नों को देखकर मिला सके। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए, आवाज नहीं जा रही, कृपया बताइए कि आवाज सही है। चलिए ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का है, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायनी स्फुरंती सत्व वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। ये प्रश्न इस तरह से फंसाने का प्रयास किया गया है, पहले ही प्रश्न में इस तरह फंसाने का प्रयास किया गया कि ये रुद्रट से मिलता जुलता कथन है, लेकिन ये इसका सही उत्तर होगा वाग्भट। तो ये बी सीरीज है।
बी सीरीज का ये पहला प्रश्न है, काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न है ये। यहां पर प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायनी स्फुरंती सत्व वेद बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये इसका सही है कथन बी अर्थात वाग्भट। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रश्न मैंने आपको जब अलंकार पढ़ाया था तो उस समय इसका उदाहरण बताया था, रिवीजन नहीं, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ाया था तो इसका उदाहरण भी बताया था। जहां राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहां कह अरविंद है कहां बाकुरो चंद। अगर उपमा का उल्टा कर दिया जाता है, अगर उपमा का उल्टा कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? उपमा का जब भी उल्टा किया जाता है वहां पर अलंकार हो जाता है प्रतीक। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बुकलेट सीरीज बी है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यह भी प्रश्न काफी दमदार बनाया है और इसमें इक प्रत्यय को जोड़ने के लिए बताया है। सबसे पहले देखना है कि हमारे प्रत्यय में इक किस प्रकार से लगाया जाता है। तो इक प्रत्यय लगने के बाद शुरू में अवर्ण दीर्घ हो जाता है, अगर वो दीर्घ नहीं है तो। अगर वो पहले से ही दीर्घ है तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रयत्न, प्रयत्नोद्विधा। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर में इक लगाएंगे तो क्या बनेगा? आभ्यंतरिक, अर्थात 3 का सी सही होगा। ठीक है, अब आप लोग अपने उत्तर भी बताते जाइएगा। ठीक है, एक अलंकार जिसकी मैंने चर्चा किया उसमें दीपक अलंकार भी हो सकता है, लेकिन पहला अलंकार अगर माना जाएगा उसमें तो वह प्रतीप ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? कृत और तद्धित प्रत्यय बहुत अच्छे से बताया था। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के बाद लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो लगते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के बाद लगते हैं। कुल मिलाकर संज्ञा उसमें प्रमुख है। यहां पर आप देखते हैं कि शिक्षक क्या है? एक शब्द रूप है, शब्द है मायावी भी, पौरुषेय भी। एक शब्द है सजाना। सजाना क्या है? एक क्रिया है और इस सजाना क्रिया में प्रत्यय लगाने के बाद बन गया है सजावट। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकातु। ये बहुत आसान सा उदाहरण है और बहुत सारे लोगों ने बहुत बार इस उदाहरण को देखा होगा। ये उदाहरण हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया, कोई आज ये नया उदाहरण नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी ने इसमें कोई गलती की होगी। हो सकता है कुछ लोगों ने वात्सल्य लगा दिया हो, लेकिन वात्सल्य नहीं है, यहाँ पर अद्भुत रस है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, मतलब इस पेपर के स्तर को अगर देखा जाए तो ये पेपर लगभग यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर बना दिया गया था। और इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण यह था, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहे? छठवां प्रश्न क्या है भाई? चलिए
ये इधर प्रश्न दिख रहा है, 6वें नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी देखिएगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? देखिए ये प्रश्न काफी विवादित है और ये प्रश्न गलत भी है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हम लगाएंगे। ये प्रश्न क्या है, वास्तव में गलत दिया गया है। देखिए हिंदी में अपभ्रंश परंपरा में दोहे की जो शुरुआत होती है वो आप सब जानते हैं सरापा से होती है, लेकिन सरापा इसमें ऑप्शन में ही नहीं था। सरापा ऑप्शन में नहीं था तो उसके बाद जोइंदू आते हैं समय के अनुसार, लेकिन जोइंदू के यहाँ दोहे नहीं देखने के लिए मिलते, देखने के लिए हमको दोहे मिलते हैं हेमचंद्र के यहाँ। तो इस ऑप्शन के आधार पर अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ यहां पर हेमचंद्र से आप मान सकते हैं, जबकि सही उत्तर इसका सरापात होगा। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा में कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? यह प्रश्न बहुत आसान है, परीक्षा में बहुत बार आया है और कई बार हम लोगों ने इस परीक्षा के प्रश्न पर अपनी बातचीत भी की थी और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। सुंदरदास। सुंदरदास जो है ये सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, सबसे अधिक सुंदर थे और ये श्रृंगार रस के विरोधी थे। सुंदर होते हुए भी ये श्रृंगार रस के विरोधी थे। प्रश्न नंबर 8 है आपके पास, निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद और प्रलय, दो प्रकार के अनुभवों की चर्चा की जाती है, एक सात्विक होते हैं और एक कायिक होते हैं। सात्विक क्या करते हैं, जिसका आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अनायास ही हो जाते हैं। तो अनायास क्या क्या हो जाता है, आप रोमांचित हो सकते हैं अनायास, कंप हो सकता है और प्रलय हो सकती है, लेकिन विषाद अनायास नहीं होता है। तो इस प्रकार से 8वें का सही उत्तर होगा विषाद। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। ये प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल है और इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूं लेकर कि ये इसकी डेट वास्तविक क्या होगी। फिर भी जो मुझे इसकी डेट अभी लग रही है वो 1865 लग रही है, लेकिन ये इसका अंतिम उत्तर नहीं है। अंतिम उत्तर मैं अभी इसका खोज के आपको दूंगा क्योंकि मुझे इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इतनी गौण रचनाओं को दे दिया है जिनका कोई सरोकार ही नहीं है, इतनी गौण रचनाएं जिसको कोई ध्यान ही नहीं देता है, इस तरह के प्रश्नों को इन्होंने दे दिया है। अब मैं क्या बताऊं। बहरहाल आयोग वालों के अंदर जितना भी दम था उस पूरे दम को इन्होंने एकत्रित करके इस पेपर को बनाया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई 90 से 100 के बीच में है तो वो समझे कि उसकी स्थिति ठीक है। 10वां प्रश्न है, नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। देखिए ये प्रश्न जो है मैंने आप सबको बार बार बताया था कि आप एक पेपर खरीद लीजिए, कोई 115 का 115 नहीं पहुंचेगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। मैंने आपसे बताया था कि इंटरमीडिएट की कोई भी या हाई स्कूल इंटर कोई भी संस्कृत व्याकरण खरीदिएगा, संस्कृत व्याकरण कक्षा 12 की किताब में यह हूबहू प्रश्न आपको मिल जाएगा। जब आप द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं तो द्वितीय विभक्ति में कोई चीज अगर निरंतर होता है, एक क्रम में होता है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहां पर दिया नदी कोश भर टेढ़ी है, मतलब लगातार टेढ़ी है, इसलिए द्वितीय विभक्ति के योग में नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला इसका सही उत्तर होगा। चलिए 10 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 11वें प्रश्न की तरफ हम सब बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। ये भी मैंने आपको जब प्रैक्टिस करवाया था तो बताया था, दोष, पद दोष, शब्द दोष, वाक्य दोष के अंतर्गत बताया था कि जब किसी फालतू शब्द का प्रयोग हम कर देते हैं किसी वाक्य में तो वहां पर क्या होता है, पुनरुक्ति दोष होता, पुनः धन उक्ति, दोबारा कहने का जो है दोष है। ठीक है, यहां पर क्या है, कौन सा दोष आपको लग रहा है कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। जो भी मैं गलत कहूं बता दिया करिए, भाई मैं भी मनुष्य हो सकता है, मुझसे गलती हो जाए, गलती हो भी सकती है, हो भी गई होगी, हो सकता है, तो आप बताइए, मैं उस पर विचार करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आयोग जब गलत कर देता है तो फिर हम आप कौन है। अच्छा कोई कह रहा है 10वीं का सी, एक बार फिर से देख लेते भाई 10वीं का सी कौन बता रहा है।
ठीक है, 10वें का सी तो मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। सब को जानत तुम्हें, तुम्हें सारे जगत जहान। तो यहां जगत जहान होने की वजह से, एक ही बात को दो बार कहने की वजह से पुनरुक्ति दोष यहां पर हो गया है। 12वें नंबर के प्रश्न बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा गया था? तो ये प्रश्न तो हम लोगों के प्रैक्टिस सेट में भी था, हमको लगता है पहले नंबर के प्रश्न में था प्रैक्टिस सेट में। तो ये आपका सही जवाब होगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? अब ये देखिए एकदम नए नए लेखकों को उसमें लाके पटक दिए हैं भाई, मैं क्या करूं, हाय राम, मुझे गुड्डा मिल गया। ऐसा कोई कुछ कहने का तात्पर्य, लेकिन इस तरह लोगों ने इस तरह से पेपर बनाया, पहली बार तो मेरी भी निगाहें एकदम जो है वो चकित हो गई। तो खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक वो है मरुधर मृदुल है। ठीक है, 13वां प्रश्न हो गया। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ये बहुत आसान सा प्रश्न है और ये हम लोगों ने प्रैक्टिस में भी चर्चा किया था। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो आप जानते हैं वायु है, रेणु है, रज्जु है। सेतु मतलब पुल होता है, तो सेतु क्या आता है? पुल्लिंग में आता है। 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना लेखक कौन है? ये प्रश्न हमने अपने प्रैक्टिस सेट में करवाया था और इस पे बहस भी छड़ी थी, किस विधा की रचना है। तो वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय है। ये बहुत आसान सा प्रश्न था, हम लोगों ने इसको परीक्षा में भी, परीक्षा के पहले भी प्रैक्टिस में देखा था। चलिए 16 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भैया? हाँ, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? देखिए ये भी बहुत दमदार प्रश्न पूछा था। कोई प्रश्न सीधे सीधे तो इन्होंने पूछा ही नहीं यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है किस किस तरह से इन्होंने बात कर दिया है। अच्छा, कोई कह रहा है कि तृतीय में क्रोशम नहीं क्रोशण होगा। बेटा तृतीय की मैंने बात नहीं किया, क्रोशम की बात किया, द्वितीय की व्यक्त किया। अगर कोई चीज एक क्रम में जाती है, कोई साल भर से पढ़ रहा है, नदी कोस भर टेढ़ी है, वो दिन भर से खाता जा रहा है, वो दौड़ता जा रहा है, कोई चीज क्रम में चलती है तो वहां द्वितीय विभक्ति अपवाद के रूप में लगती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात कर रहा था मैं विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? मुर्दहिया, मरकंडिका, ये भैया आप जानते ही हैं, तुलसीराम की है। कितनी धूप में कितनी बार, ये महेश सिंह की है। ये सब आत्मकथा है, जबकि वट वृक्ष की छाया में जीवनी है कुमुद नागर की। इन्होंने अमृतलाल नागर पर यह लिख रखा है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 16 का डी। 17वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के लिख रहे थे, यह कथन किसका है? देखिए बच्चन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो साथ साथ कबीर और तुलसी को महत्व देते हैं। देखिए रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कबीर को महत्व नहीं देते, तुलसी को महत्व देते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसे आलोचक हैं जो साथ साथ इनको महत्व देते हैं, और इसका सही जवाब होगा बच्चन सिंह। चलिए 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 18वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो बेटा मैंने इसको जब आपको रस पढ़ाया था पहली बार कक्षा में, तभी मैंने आपको बताया था कि बौद्धिक रस किसने बनाया। तो बौद्धिक रस एक नवीन रस है और इसके जन्मदाता कौन है? गणपति चंद्र गुप्त है। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त भी काव्य शास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं, ये काव्य शास्त्री भी हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 19 नंबर का प्रश्न। गारसा बतासी के इतिहास ग्रंथ दलाल हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? भैया मैंने इसको बहुत अच्छे से याद कराया था, अगर कसम से ये कोई गलत करके आया होगा तो मुझे लगता है ना कि फिर उसको तो कूट देना चाहिए। जितने सरल प्रश्न हैं अगर आपने सही किया है तो आपका चयन हो जाएगा। पेपर कितना कठिन हो, मेरिट कितनी भी जाए, लेकिन सरल प्रश्न आपका अगर गलत हो गया तो चयन नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए। तो सरल प्रश्न था ये, निम्नलिखित में से भैया ये 1847 इसकी डेट होती है, सॉरी 1847 डेट होती है, लेकिन इसके समकक्ष डेट 48 है, तो इसका सही जवाब होगा 1848। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न इस तरह से हुआ। 20 नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? मैंने क्लास में इस चीज को कई बार बताया था कि भैया हा को सबसे ज्यादा पकड़ के रखना, मतलब हा जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो भैया ये पूछा ही गया। ठीक है, तो हा पूछ लिया गया कि नहीं पूछ लिया गया? मैंने कितनी बार पेपर में कहा था कि हा जरूर पकड़ के रखना, हा आएगा। तो 20 का डी हा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये कौन सा है? 21 नंबर का प्रश्न है।
अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो चलिए, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अप विलोम के अर्थ में आता है, बुरे के अर्थ में, दुर्विलोम और बुरे के अर्थ में आता है, अव जो है विलोम और बुरे के अर्थ में आता है, लेकिन पर जो है वो इन सब के अर्थ में नहीं आता है। अच्छा, प्रश्न एक मिनट मुझे देखने दीजिए, क्या प्रश्न पूछा है आपने? अच्छा, गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ दलाल हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? अच्छा, दूसरे संस्करण की बात है, तब ये डेट बदल जाएगी। ठीक है, किसी ने अच्छा याद दिला दिया, मैंने इसको दूसरा भाग समझ लिया। दूसरे संस्करण की बात आएगी तो इसका जवाब बदल जाएगा। ठीक है, मैंने इसका दूसरा भाग समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका इधर देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न कहता है, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार। बहुत आसान है, मैंने इसको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि बरना, मैंने कहा था बर जाते हैं कुछ लोग, जब बरते हैं तो छोटे लगने लगते हैं। मान लीजिए कोई रस्सी है तो बर के क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। बरना मतलब जलना। तो देखते हैं कितना हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 11 1 12 12 2 14 14 1 15 15 1 16 16 2 18 1 19। तो 12 और 7 का योग जब बनता है तो आदमी बर जाता है, मतलब बरवय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही जवाब, बरवय। 23 नंबर का प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? देखिए, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी, मैंने जब आपको पहले कक्षा शुरू की थी बताया था, जो लोग कथन कारक और निष्कर्ष अच्छे से समझना चाहते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास ग्रंथ है वो जरूर याद रखिए। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को लिखी है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। और ये किस लिए लिखे हैं? ये रामचंद्र शुक्ल की बात का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, तो इस प्रकार से काम भाव और शरीर के सौंदर्य की जो बात है वो रामचंद्र चतुर्वेदी ने इसका उत्तर दिया है अपने इतिहास पुस्तक में। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न हो गया। 24 नंबर के प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। साखी शब्दी दोहरा, कहीं कहीं नुकसान, भगत निरूपही भगत कलि, निंद ही वेद पुराण। बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों ने इसमें कबीर उत्तर लगा दिया, लेकिन सही जवाब होगा इसका तुलसीदास। बेटा एक बार सब लोग लाइक कर दो भैया, मुन्ना प्यारे बाबू। लुटे तो हम भी हैं, लुटे आप भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसा करिएगा कि लाइक कर दीजिए। दुखी तो आप सब बहुत है, मैं सर कह सकता हूँ, उस दुख की बेला में हम भी आपके साथ हैं, हमने भी आपको पढ़ाया था, लेकिन एक लाइक कर दीजिए, क्या कर सकते हैं। बहरहाल अभी जब आप मिला के मुझे फाइनल बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा, तब हम लोग निर्णय पे पहुंचेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर है 25 नंबर कह रहा है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दी, दिखावे काव्य पंक्ति किस कवि की है? मतलब इस प्रश्न को देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि आयोग का पेपर जिसने बनाया है, मैं आप लोग को बता दूं किसने बनाया, जाके उसको मुक्का मुक्का तोड़ दीजिए। अरे यार, जिस बच्चे को कभी नागरीदास नहीं पढ़ाया गया है, हम पद्माकर को कभी पढ़ लेते हैं, ग्वाल को पढ़ लेते हैं, देव को पढ़ लेते हैं, नेह नागरीदास को तो नाम भी बहुत सारे लोग नहीं सुने रहते हैं, भाई कोई मतलब ही नहीं है। तो नेह नागरीदास इसका सही जवाब होगा, 25 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उपन्यास का मोटापा इसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन मैंने किसी किताब में देखा था बहुत पहले, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, बच्चन सिंह है, तो इस प्रश्न को भी संशय में रखिएगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको फिर से क्लियर करके बताऊंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। मैंने आपको ये भी, अरे भैया, मैंने इसका आपको मुहावरा बताया था क्लास में, और इसका मतलब ये होता है जब आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं तब आपका क्या होता है, अतड़ियों में बल पड़ता है। तो घर के छोटे बड़े आपको कहते ज्यादा मत हंसो, नहीं अतड़ियों में दर्द होने लगेगा। तो हंसते हंसते जब पेट में दर्द होने लगता है तो उसको कहते हैं अतड़ियों में बल पड़ना।
चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। शयन में संधि है, बहुत अच्छे से संधि मैंने बेटा पढ़ाया था, मुन्ना भैया, छोटे बाबू, बड़े बाबू, सबको बहुत आसानी से पढ़ाया था। शयन तो मैंने बताया था किसी भी शब्द के मध्य में आय आय आओ आओ ये सब आ जाए तो उसमें यचो यवा यावा संधि होगी, अर्थात अयाद स्वर संधि होगी। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने सही भी किया होगा। 29 नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये प्रश्न देखिए, मतलब जब मैं क्लास पढ़ा रहा तो लगातार लोग क्या कह रहे थे कि सर ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में पेपर में ये प्रश्न दे दिया था। तो प्रैक्टिस सेट और पेपर में जब मैंने इस प्रश्न को दिया तो इसका उत्तर शायद कुबलय वाला कथा था। छात्रों ने कहा सर ये आपने जब शुरू में पढ़ाया था तब तो आपने राहुल बेल बताया था, लेकिन आप जब बाद में बता रहे हैं तो कुबलया वाला कथा बता रहे हैं। एक दिन तक इसमें मंथन चला, अंत में मैंने इसका निर्णय लिया कि ये प्रश्न जो है आपका राहुल बेल से होगा, क्योंकि रामचंद्र तिवारी की किताब जब आप पढ़ेंगे उस किताब के लगभग तीसरे पेज पर ही, रामचंद्र तिवारी के तीसरे पेज पर ही दिया गया है कि ये जो कलचुग राजवंश की 7 नायिकाओं का जो वर्णन किया गया है वो राहुल बेल में किया गया है। तो ये आपका प्रश्न हूबहू आ गया और ये प्रश्न लोग सही करके आए होंगे, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किसकी साहित्यिक आत्मकथा है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, लगभग सही सभी लोग सही करके ही आए होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न सही इसमें क्या होगा आप सब बता सकते हैं, क्या होगा? माता प्रसाद। तो माता प्रसाद इसका सही उत्तर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 31 नंबर का, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? भैया मतलब इस तरह के चुन चुन के प्रश्न इन्होंने खोजे थे कि बच्चा कितना भी परेशान हो जाए वो उत्तर न दे पाए। एक मजेदार बात आपको बताता हूं, थोड़ा सा टेंशन आपका कम हो इसलिए। अच्छा, आपका टेंशन कम हो इसलिए मैं बता रहा हूं। पेपर इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई मोबाइल से गूगल सर्च करके नकल करना चाहे तो पेपर वो नहीं दे सकता है। अगर वो कोई अपनी गाड़ी कहीं लगवा ले तो गाड़ी करने वाला व्यक्ति भी नकल करके पेपर हल नहीं करवा सकता है। अगर कोई यूपी बोर्ड के जैसे खिड़की से जाके नकल दे तब भी वो इन प्रश्नों को हल नहीं करवा सकता है। एक व्यक्ति को सारी किताबें दे दिया जाए तब भी वो इसका हल नहीं करवा सकता है। मतलब ये कि इसका हल नकल से नहीं हो सकता। तो नकलचियों के लिए सबसे बुरा दिन था आज का, नकलचियों के लिए बुरा दिन था। तो हल कौन कर पाएगा? जो पढ़ा था साल भर, जो अंतिम समय में पढ़ा था वो भी नहीं हल कर पाएगा। जो अंतिम में नहीं पढ़ा मतलब साल भर पढ़ा वो हल कर पाएगा इस प्रश्न पत्र को, और इस अनुसार जो अपने से पढ़ा है वही काम कर पाएगा। या तो सीधे आयोग की उत्तर कुंजी जिसको मिल गई हो वही कर पाएगा। तो आयोग की उत्तर कुंजी अपनी 2-3 महीने बाद भेज पाता, उसके बाद उत्तर कुंजी नहीं होती है। कुल मिलाकर तो इस तरीके से आप प्रेशर में मत आइए, मेरिट कम ही जाएगी। अगला प्रश्न है, हाँ, ये ज्ञानचंद्र जैन की कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये अमृतलाल नागर से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 32, सूरदास का प्रेम पक्ष, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? देखिए सूरदास पर उन्होंने एक आलोचनात्मक कृति रखी है रामचंद्र शुक्ल ने, और यह उनके सबसे प्रिय कवियों में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा। कई लोगों ने सूरदास पर आरोप लगाया कि भाई इनके यहाँ वत्सलता कम है, श्रृंगार अधिक है, अश्लीलत्व दोष का भी आरोप लगा, लेकिन इसमें सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 32। 33 नंबर का प्रश्न है, एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? अब मैं क्या बताऊं कि ये आप अगर कौन ऐसा होगा कि उपेंद्र नाथ के सारे उपन्यास पढ़ा होगा? भाई आप चर्चित उपन्यासों के पात्र पूछते हैं तब तो हमको समझ में आती है बात, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि देखिए आप लोग एकदम परेशान मत होइए, मैं आपसे बता रहा हूं कि पेपर कठिन हुआ है, पेपर सुचितापूर्ण हुआ है, मेरिट कम जाएगी। अभी पहले
ठंडे दिल से पेपर मिला तो लो, अभी से आप लोग इस तरह की बात कर रहे हो, हद है। अजीत राय बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, क्षमा करिएगा महाराज, आपने इतना आदेश दिया, मैं अब तुरंत उस आदेश का पालन कर रहा हूं। चलिए, बहुत डर गया, आज में कुछ लोग बंदूक लेके भी पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, मार देंगे ठाई से। अगला प्रश्न बढ़ता हूं, मत मारो भाई, जीने दो मुझे, अभी और बैच पढ़ाने हैं। उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, ये पंक्तियां किसकी हैं? अब ये पंक्ति देखिए, अभी तक ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां कौन कौन से पूछते थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति पूछते थे, ये सरोज स्मृति पूछ लेते थे, जूही की कली पूछ लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने तुलसीदास की पंक्तियों को पूछ लिया। तुलसीदास की पंक्ति, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है तुलसीदास, और उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तुलसीदास मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी प्राइगणेश्वर। 35 क्वेश्चन नंबर, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इतिहासकार ने किया है। देखिए, ये प्रश्न इन्होंने गलत कर दिया है। आप देखिए कि जो हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किया गया है वो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को हिंदी की शिक्षा देने के लिए आपके अमीर खुसरो ने जो ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया है और पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन इसमें अमीर खुसरो ऑप्शन में है नहीं। इब्न बतूता भाई साहब जब भारत में आए थे, इनके ऊपर एक गाना भी बना था, इब्न बतूता बगल में जूता। तो इब्न बतूता का जो गाना है, इब्न बतूता जो इतिहासकार थे, इन्होंने हिंदवी शब्द का न प्रयोग करके हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर इनमें एक सही ऑप्शन चुनना हो तो इब्न बतूता मेरे अनुसार से सही उत्तर हो सकता है, बाकी इसका सही उत्तर जो है वो अमीर खुसरो है। चलिए फिर बात करेंगे 36 नंबर के प्रश्न की। ऊपर गया, देखिए आप लोग, मैं समझ रहा हूं पेपर खराब हुआ है, बहुत दुखी है, धैर्य मत खोइए, एकदम आसानी से देखिए। विलोम की दृष्टि से असंगत युक्त है, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ठीक है। 37 नंबर का जो प्रश्न छूट जा रहे हैं वो हम बाद में कर लेंगे, मान लीजिए बातचीत में का प्रश्न छूट गया तो बाद में कर लेंगे। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ था? ये संस्कृत पढ़ा रहा था तो आपका सर पकड़ के ऐसे बाल हिला हिला के आपको बताया था कि बेटा ये प्रश्न आएगा, देख लेना। अब आप लोग बता दो इसमें का सही उत्तर क्या होगा? 37 का किरात अर्जुनियम। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए पढ़ाए हुए प्रश्न आते हैं और गलत हो जाते हैं तो फिर मन करता है कि क्या करें। 38 नंबर का प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। अब ये प्रश्न जिस बुढ़े ने बनाया होगा, बहरहाल जो भी पेपर बनाया होगा बुढ़ा ही रहा होगा, लेकिन जिस बुढ़े ने इस प्रश्न को बनाया होगा क्या बताऊं उसको। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, ये जो है वादिराज हैं, इन्होंने पार्श्वनाथ चरित लिख रखा है, जैन धर्म से संबंधित एक रचना है। चलिए, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहां देखिए, ये प्रश्न मुझे देखने में बहुत खुशी हुई और पहली बार जब मैंने इस प्रश्न को यहां पर सॉल्व किया पेपर में तो मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। हमने कहा अरे यार ये तो गलत हो गया। यहां पर एक कंफ्यूजन इन्होंने कर दिया है। बेटा जो प्रश्न छूट गया है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, मैं बता रहा हूं बाद में देखेंगे। अभी जो हो रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए। और बेटा मैं कह रहा हूं तो आप मुझसे बड़े भी हैं, आपसे भी मैं बड़ा हो सकता हूं, तो इस बात को आप केवल संबोधन के तौर पे लीजिएगा, ठीक है? गुस्से मत लीजिएगा कि ये बिकते भर का लौंडा हमारे सामने बेटा बेटा कर रहा है, ठीक है? आगे देखते हैं। नाटकों नाटककारों को सुमेलित, जहां लक्ष्मी नारायण मिश्र लिख के इन्होंने पूरा का पूरा मामला गड़बड़वा दिया। तो बता दीजिए 39 का सही क्या होगा? 39 बता दीजिए फटाफट, 39 का क्या होगा? आप लोगों ने क्या लगाया है? हाँ, यहां पर मिश्र न होके लाल होगा, इन्होंने ये गड़बड़ी कर दी और ये इसका सही उत्तर होगा। 40 नंबर का प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनमोल दृष्टि और निर्मल विवेचना। यह आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कथन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 41 नंबर के प्रश्न की तरफ। यह है, उदधि आयते ही बंधन कीना इति
दशमाथ अमर पद लीन्हा। तो ये बहुत आसान है, ये जायसी की पंक्तियां हैं। 42 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी नई चाल में ढली, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि कालचक्र पत्रिका थी, उसी में हिंदी नई चाल में ढली इसको रखा गया था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कालचक्र। 43 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। द्रक्षति शब्द का दृश्य धातु के किस लकार वचन पुरुष का रूप है? देखिए, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें लिट लकार में परिवर्तन हो जाता है, मतलब बाकी सब में तो वो समान रूप से चलती हैं, लेकिन जब वो लिट लकार में आती हैं तो उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही क्या जवाब होगा बताइए आप सब। 43 में क्या लगाया आपने, बताइए बताइए। डी होगा, चलिए ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, भविष्यत लकार में, जैसे आप देखिए पीबती का पाश्चर्य हो जाता है, दृश्य का फिर दक्षति हो जाता है, इस प्रकार से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था? तो मैंने पहली क्लास जब पढ़ाई थी गद्य की, पहली क्लास जब मैंने आपकी गद्य की पढ़ाई थी नए बैच में, तो उसने ही बताया था कि लल्लू लाल भाई साहब ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा था। 45 नंबर का प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस ब्रज से हुआ है? यह प्रश्न तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए, बहुत सही है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है और ये ओकार बहुला बोली है। 46 नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे, ऊपर गया। चलिए 46 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार रिवीजन में आया हुआ प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि ये आपको प्रश्न गलत हुआ। बेटा सालभर वलभर के चक्कर में मत पढ़ो, सब एकदम धुआं धुआं हो गए हैं, फर्जी फर्जी आंसर किया जो है वो लोगों के पास नहीं है, और किसी साल भर का दम नहीं है कि वो परीक्षा हाल में बैठ के ये सारे प्रश्न सॉल्व कर दे। आपने एक साल पढ़ाई किया, आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई साल भर इतना महान हो जाएगा, और जो इतना साल भर महान होगा वो 10-20 लाख रुपए के लिए अपनी नौकरी नहीं गंवाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, ये इसमें रूपक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना रचनाकारों में असंगत युग्म का चयन करिए। तो यहां पर हे मेरी तुम, ये जो लोग भूल गए हैं ये इसका गलत है, और सीढ़ियों पे धूप लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध इत्यादि रचना करने वाले की रचना है, लोग भूल गए हैं। अगले रचनाकार हैं 48 नंबर पे, भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो ये बेहद आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज जो है वह आपके डच भाषा का शब्द है। ठीक है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? डच भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर का प्रश्न, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला शब्द कौन सा होगा? ये प्रश्न मैंने अपने टेस्ट सीरीज में दिया था, और सही प्रश्न होगा, उत्तर होगा इसका सार्वभौमिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ये भी मैंने आपको परीक्षा में उसमें दिया था, पेपर में दिया था सॉल्व करने के लिए। पक्षी का पर्यायवाची भी याद करने के लिए बताया था। देखिए पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है, खग भी है, शकुन भी है और शकुंत भी है। शकुंद इसका पर्यायवाची नहीं होता है। 52 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 52 नंबर का प्रश्न कहता है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है। ऊट पटांग, ऊट पटांग का मतलब क्या होता है? अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट में देख लेता हूं। अंग्रेज किस शब्द, ठीक है। देखिए अंग्रेज के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों भाषाओं में आते हैं, दो भाषाओं में। जैसे आपका कुर्ता शब्द है, दो भाषाओं में आएगा। तो बहुत सारे शब्द हैं जो दो भाषाओं में आते हैं, तो ये डच में भी आता है और फ्रेंच में भी आता है। जैसे आप रिपोताज शब्द देखते हैं, रिपोताज शब्द, तो ज्यादातर ज से अंत होने वाले विदेशी शब्द जो है वो फ्रेंच में आ जाते हैं। तो अब आयोग फ्रेंच को मानता है या डच को मानता है, मैं ये कंफर्म में बात नहीं कर सकता। अब जो भी मानेगा उसको देखा जाएगा। आगे देखते हैं,
भी इसी तरह से विवादित प्रश्न है। इसमें देखिए क्या माना जाता है, ऊट पटांग का अगर आप तीसरा अर्थ निकालेंगे, ऊट पटांग का अगर आप तीसरा अर्थ निकालेंगे तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। और ऊट पटांग का मतलब क्या होता है, ऊट पटांग का मतलब ऊंट पर टांग, तो अधिकरण तत्पुरुष के कारण यहां पर, लेकिन अधिकरण न होने पर भी यह आपका तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो जो मैंने तत्पुरुष के अन्य भेद बताए थे उन भेदों के अंतर्गत भी यह आएगा। ठीक है, तो अब देखिए आयोग इसमें क्या करता है, तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों है सही इसका। आगे बढ़ते हैं। वैसे पूरी संभावना है कि बहुब्रीहि ही माना जाना चाहिए, अगर बहुब्रीहि नहीं मानेंगे तो हम लोग बैठे हैं ना। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आप ऑथेंटिक बुक रखिए। अभी तो मैं ये सारे प्रश्नों को एक बार देख रहा हूं, दोबारा सारे प्रश्नों को देखूंगा, जो प्रश्न गलत हैं उनके साक्ष्य इकट्ठा करूंगा, क्योंकि अभी इस आंसर के खिलाफ भी हम लोगों को जाना है। तो आप लोग ऑथेंटिक बुक के हिसाब से जो भी प्रश्न आपको गलत लग रहे हैं उसको एकत्रित रखिए। मैं भी आपसे मांग सकता हूं तो आप भी आप उनको दीजिएगा उस समय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं किया गया था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केत की कहानी और नासिकोपाध्याय। अच्छा, तो ये नासिकोपाध्याय शदल मिश्र का, प्रेम सागर लाल चंद्रिका लल्लू लाल की, और इंशाअल्लाह की कहानी ये जो है इसमें आएगा। ठीक है बेटा, बाज पक्षी है, लेकिन अब जैसे आप कहते हैं कि पार्वती भी तो देवी है, लेकिन पार्वती और देवी की पर्यायवाची अलग होगी। 54 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है। कौरवी। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जब मैंने प्रैक्टिस करवाया दोबारा दौड़ दौड़ के, तो मामला यह हुआ कि ये शब्द मैंने कई बार बोला, कई लोगों को इसमें खूब डांट भी दिया था, कई लोगों को बुरा भी लग गया था, और ये हूबहू प्रश्न पूछ लिया गया। गुरवे विष्णवे, ये हूबहू प्रश्न पूछ लिया गया। तो गुरुधन ए, प्रैक्टिस में हम लोगों ने करवाया था, आप लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो अपराजिता, लाल चुनर, करी, ये सारे जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो अपराजिता इसका सही उत्तर होगा। किस विधा की दृष्टि से सुमिलित युग्म नहीं है? तो ये शांति निकेतन से शिवालिक, ये यात्रा वृत्तांत नहीं है, जबकि एक संस्मरण है। ठीक है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 58, सभी स्वर होते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, अल्पप्राण। 59 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, पहले वाला निकाल लें। देखिए 59 नंबर का प्रश्न कहता है, वध स्थल से छलांग के लेखक किसकी कहानी है? तो मैं आपसे हमेशा ये कहता था कि जो भी पत्र पत्रिकाएं आती हैं आपकी साहित्य से संबंधित, एक बार उनको ऐसे कवर पेज देख लीजिए कि कौन कौन सी रचनाएं उसमें छपी हुई है, तो आप देख लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो वध स्थल से छलांग एकदम नई रचना है, मतलब 3 रचनाकार एकदम नवीन पूछे गए जिसका कोई औचित्य ही नहीं था। तो ऋषिकेश शुलभ की रचना है वध स्थल से छलांग, ये कहानी है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? अब ये देखिए, ये मैंने आपको लिपि जब पढ़ाया था तो उस पहली क्लास में आपको बताया था कि हमारे यहाँ लिपियों की जो शुरुआत होती है वो चित्र से हुई है, और अंत कैसे हुआ है? भाव से हुआ है। तो शुरुआत चित्र से हुई और अंत भाव से हुआ है। ठीक है, सी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है? बहुत आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। अपादान। देखो, अब आप सोच रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड आने पे तैयारी किया या जो विजेता बैच में एडमिशन लेके तैयारी किया, जिसने 1 महीने तैयारी की, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन जिन लोगों ने साल भर तैयारी की, 6 महीने तैयारी की, उनका पेपर अच्छा गया, सिलेक्शन भी होगा, घबराए नहीं। मैं तुम्हें सौंपता हूं किस काव्य के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा इसका त्रिलोचन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इधर जो प्रश्न है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों का असत्य है। यह प्रश्न भी थोड़ा मुझे गलत सा लग रहा है।
फिर भी हिंदी का विकास लगभग 1000 से माना जाता है, तो ठीक है, लगभग आपने कहा तो मैं मान लेता हूं। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, यह भी बात मैं आपकी मान लेता हूं। यार आप लोग थोड़ा शेयर कर दो, 3000 लोग आ जाएं, थोड़े से बचे हुए हैं। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा, ये भी बात मैं आपकी मान ले रहा हूं। लेकिन हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा। तो 63 का ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 64 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो बता दीजिए इसमें कौन सा सही होगा। आप लोगों ने 64 क्या लगाया है? ठीक है, चलिए आषाढ़ महात्म्य। 65 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह सूक्ति जो है वो कुमार संभवम से ली गई है। कहां से ली गई है? कुमार संभवम से ली गई है। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। 65 नंबर का प्रश्न है था ये। 66 पे बढ़ेंगे। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। जुलूस, नीलू नीलिमा नीलोफर, खुदा सही सलामत है, मुझे चांद चाहिए। थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे इस प्रश्न को लेकर है, लेकिन अभी के लिए यह उत्तर सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए होगा। ठीक है, 67 नंबर का प्रश्न है। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? मैं जब इसकी चर्चा किया था तो बताया था कि बहुत सारे लोगों ने टीकाएं भी लिखी हैं। तो उन टीकाओं में एक मल्लिनाथ है। तो आप देखिए कि जो कुमार संभवम है, ये तो इनका 17 सर्ग है, लेकिन भाई साहब जब ये लिखने लगे तो केवल 8 सर्ग पे ही आके रुक गए। तो ये प्रश्न संस्कृत में है, मतलब ये टीजीटी संस्कृत में आया हुआ प्रश्न है। कितने पे लिखा? तो केवल 8 पर ही लिख पाते हैं। 68 नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। 68 नंबर का प्रश्न कहता है भाषा योग वशिष्ठ के रचना काल के विषय में। तो ये रचना की डेट भी मैंने याद करने के लिए बताया था, क्योंकि रामप्रसाद निरंजन की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1741 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का प्रश्न। जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होने के कारण बहुब्रीहि समास होगा 69 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 70 नंबर के प्रश्न की तरफ। सनिकज्जल चस झस लगन, उपज्यो सुदन सनेहु, अक्यो न नृपति हवे, भोग उलहि सुरेश सब देहु। अब मान लीजिए आपको इसका अर्थ नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या क्या लगाएंगे? लगन, सुदिन। कहते नहीं आपकी शादी जब होगी तो लोग कहेंगे कि यार सुदिन क्या है, शायद सुदिन हो जाए तब विवाह करिए। तो जो ये थे ज्योतिष ज्ञान के लिए भी जाने जाते थे कि पत्रा ही तिथि रखे हो, ये भी उनका पूछा जाता है, ये भी इनका ज्योतिष ज्ञान से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर के प्रश्न की तरफ। चलिए भाई, सरदर्द की दवा खा के आया था लेकिन फिर दर्द करने लगा। प्रश्न है कि कूलमकषा किसका पर्यायवाची है? ये हमने अपने टेस्ट पेपर में हूबहू दे दिया था, हूबहू दे दिया था। अब ये अगर किसी का गलत हुआ होगा तो फिर क्या बताएं, उसको गर्म पानी से नहला दिया जाए। ठीक है, नदी। 74 नंबर का प्रश्न है। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, तो यहां पर क्या होगा? ये परिसंख्य का है। ऐसे ऐसे अलंकार पूछ लिया ना कि बुढ़ऊ को मैं क्या कहूं। 75 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? मैं अपने पीजी के दिनों में ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र को पढ़ा था, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं इसका उत्तर लेकर, या तो दिल्ली है या तो लंदन है, लेकिन मैं अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता। जो 3-4 प्रश्न बच रहे हैं उसके उत्तर मैं आपको आखिरी में दूंगा। ठीक है, तो नहीं जो उसका उत्तर पता है मैं उसमें जबरदस्ती आपको नहीं बताऊंगा कि नहीं मुझे आता ही है ये। 76 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? बेटा ये बहुत मजाक में मैंने आपको याद दिलाया था, कराया था कि जब छोटे से बच्चे दीर्घ संख्या के लिए लोटा लेके जाने लगते हैं तो मम्मी पापा से क्या मांगते हैं? आज्ञा मांगते हैं। तो लोट से लोटा और यहाँ पर आज्ञा होनी चाहिए, इस प्रकार से ए होगा।
77 नंबर का प्रश्न है, 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो देखिए राजा जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, बाकी सब आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। तो श्रम का परिहार और श्रम का परिहास, ये दोनों जो है, श्रम का परिहार और श्रम का परिहास, ये दोनों देखने के लिए मिलता है रामचंद्र शुक्ल के यहाँ। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के यहाँ दोनों चीजें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, दाहिना होगा, दाहिना जो होता है वाम और दक्षिण होता है इसका, वाम और दक्षिण। राजा जो होता है ये राजा के भी रूप में चलता है और राज्ञा के रूप में भी चलता है। ठीक है, अब आयोग जो भी माने, वाम और दक्षिण ये दोनों होता है। हाँ, अगला प्रश्न है, अच्छा ऊपर से लेना पड़ेगा। निम्नलिखित में से काव्य लक्षणों में विषय में एक कथन असत्य है। तो मैंने आपको महाकाव्य पढ़ाते समय बताया था कि निम्नलिखित में से महाकाव्य में लक्षणों का विषय मैंने बताया था, जितने भी महाकाव्य लिखे जाते हैं उनमें एक रस की प्रधानता होती है, इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये गलत है। इसमें केवल एक रस की प्रधानता होती है, बाकी गौण रस होते हैं, बाकी सारे कथन इसके सत्य हैं। गणनावाचक शब्द अयुत किसके लिए प्रयुक्त है? भैया कभी संस्कृत की गिनतियां इन्होंने नहीं पूछा था, फिर भी इन्होंने पूछ लिया। 10,000 के लिए अयुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक। तो देखिए इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो या तो ये लीलाचंद जोशी की है या तो नेमीचंद जैन की, अभी मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं। 82 नंबर का प्रश्न है, नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है, बहुत आसान सा है। देखिए ये हमारे कुछ बैचेस शुरू होने वाले, टीजीटी पीजीटी 27,000 भर्ती के लिए नया बैच 25 अगस्त से, पीजीटी जीआईसी विजेता बैच 19 अगस्त से और जूनियर एडिट सफलता बैच 26 अगस्त से। तो मतलब ये 25 अगस्त, 19 अगस्त और 26 अगस्त से सभी विषयों का बैच स्टार्ट होगा। आप लोग व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, 83 18 48 92 91 96 28 95 92 37, इन दोनों नंबरों में से किसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर से चलते हैं प्रश्नों की तरफ। हाँ, तो इसमें बहुत आसान सा प्रश्न था, नमः स्वस्ति स्वाहा के लिए चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, ये इसमें सुमेलित नहीं है, थोड़ा स्पीड में काम करेंगे। 83 हो गया। 84 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मर गया दीपनाथ, अरे मर जाओ आयोग तुम खुद है। यार इस तरह का प्रश्न बना दिए, कुछ तो देखने के बाद तो मेरा खून में खौल गया एकदम, भाई क्या मतलब था इसको लिखने का? ये सही इसका जवाब होगा चंद्रकिशोर जायसवाल जी, ये बहुत ही नए कलाकार कहानीकार हैं, तो इन्होंने रचना लिख दिया है मर गया दीपनाथ, और लिखने बहुत प्रसिद्ध कहानी है। विखंडनवाद, ये प्रश्न टीजीटी में, सॉरी पीजीटी महिला मतलब फीमेल D+B में पूछा गया था, और इसका प्रश्न पत्र भी मैंने आपको भेज दिया था अवलोकन के लिए कि आप लोग इसका अवलोकन एक बार कर लीजिए। तो सही जवाब इसका होगा देरीदा। मैंने D+B का पेपर भेजा था ग्रुप में और वही प्रश्न यहाँ पे दोहरा दिया गया है। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया था? तो भैया मगन ठाकुर हैं, इन्होंने यह काम कर दिया था, हमारे लोगों के लिए दी का जंजाल कर दिया। 87 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाच्य प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है? ये उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने क्लास में भी बताया था और आप लोग के ऊपर ये उत्तर छोड़ रहा हूं, ठीक है। कुल मिलाकर पेपर जीआईसी लेवल का है। ये जीआईसी प्रवक्ता में जिस तरह से पेपर पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार का पेपर पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर आप लोगों के ऊपर है, इसका उत्तर छोड़ रहा हूं।
88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार, बहुत आसान सा प्रश्न था। भारत भारती 1912 की रचना हो जाती है और ये सबसे पहले आती, साकेत 1931 की हो जाती है। तो ये जो सबसे सही जवाब इसका होगा बी होगा। ये यूजीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी क्रम लगाने का प्रश्न पूछा ही नहीं गया था, फिर भी मैंने कुछ क्रम वाले प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ रखे थे, वो बात की बात है। 89 नंबर, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया था? अरे कालिदास, कसम से भाई एकदम परेशान कर दियो। अरे हम लोग कालिदास को कितना पढ़ेंगे, उनके छंद कितना याद करके रखेंगे, फिर भी आपको जो नोट्स प्रदान की गई थी संस्कृत साहित्य वाली, उसमें दिया था कुल मिलाकर 24 छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। 90 नंबर के प्रश्न में चलेंगे। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी, तो ये रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की पंक्तियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण थी और हद भी गई। तवल लकारह, ये मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस में ही हल करवाया था, अभी भी किसी ने गलत कर दिया होगा तो हम क्या करें, उसकी शादी ना हो यही कह देंगे। अगला प्रश्न है 92, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं भैया, ये तो हम देख देख के थक गए, आप लोग बताइए, आप लोग इसमें विद्वान है, ये प्रश्न सही दिया गया है कि गलत दिया गया, आपको क्या लगता है? आप लोग को क्या लगता है ये प्रश्न सही है? गिरिजा, भैया गिरि माने पर्वत होता है, जा माने उत्पन्न, गिरि से उत्पन्न, पर्वत से उत्पन्न जो होती है वो पार्वती कही गई। शैलजा, शैल माने पत्थर होता है, शैलजा भी पार्वती का पर्यायवाची है, अर्पणा भी है, शिवानी भी है। तो मेरे अनुसार तो चारों सही लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? अर्पणा, देखिए इसका जो सही जवाब है वो भाई अर्पणा मुझे लग रहा है, लेकिन अर्पणा भी पार्वती का पर्यायवाची होता है। अब बाकी आयोग के जाने मन की बात, ठीक है, आयोग जाने मन की बात। 93 पे चलेंगे, बाबा जाने मन की बात कहेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। किंतु उस दिन पर यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो अंधा युग जो रचना है ये बहुत चर्चित रचना है, आप जानते हैं महाभारत के आधार पर लिखी गई है, जिसके नायक के रूप में अश्वत्थामा है, और सही जवाब होगा अंधा युग। 94 नंबर का प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी रचना है? ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि काशीनाथ सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, बुढ़ऊ अभी जीवित हैं, क्षमा करिएगा, बुढ़ऊ मैंने मजाक में कहा, बहुत ही कुछ कथाकार हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रभा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, भैया इसको तो कई बार मैंने आपको परीक्षा में याद करवाया था, खूब रटवाया था, फिर भी अब गलत हो जाए तो मैं क्या करूं? ठीक है, हाँ वही पढ़ने वाला मामला था, ठीक है, मुझे लगा कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, वो एक वर्ण का भेद करके इन्होंने उल्लू बनाया है, तो सही है उसका बी ही, पार्वती वाला। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होगी। शिवानी भी होता है भैया, शिवानी का मतलब होता है शिव, उसके बाद चलिए शिवानी सही है, अगर सही होगा तो अपर्णा या अर्णपा, ये बी भी सही हो सकता है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य भरत मुनि के नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? तो भैया इसको बहुत बार मैंने आपको याद करवाया था, बताया था, यजुर्वेद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में। 97 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो साहित्यकार में अगर सैनिक रूप को ले लेते हैं, इसका मतलब होता है कि आप बात कर रहे हैं विद्रोह की, माओवाद की या नक्सलवाद की। 98 नंबर का प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सब उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, बहुत बार बताया था, ये ओज के अंतर्गत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 99 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास होगा। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ध ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इधर देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा छाप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कई बार मैंने क्लास में बताया था, याद भी करवाया था, मुझे नहीं लगता कि ये गलत हुआ होगा आपका।
अगला बढ़ेंगे, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो ये तो आप जिंदगी भर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लीक पर वही चलते हैं जिनके चरण दुर्बल हारे होते हैं। सर्वस्व दयाल सक्सेना की रचना है, बहुत आसान सा प्रश्न था ये। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? तो द्रुत विलंबित में जो होते हैं वो 12 होते हैं, तो ये डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो पंख का जो होता है वो पक्ष होता है, तो यहां पर पंख दे दिया गया है, पंख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो ये उपन्यास रहस्य जो है ये सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध छपा था, 105 नंबर का। 106 नंबर, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैंने कई बार बताया था, ब्रह्मा जो होते हैं उनको मधु का आचार चढ़ता है, मधु बहुत खाते हैं, तो ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। 107 नंबर का प्रश्न है, बीड़ा पानी में कौन सा समास है? बीड़ा को धारण करी हुई, तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुब्रीहि समास होगा। 108 नंबर पे चलेंगे, लौट कर आया हुआ, ये प्रश्न का जवाब आप सब बताएंगे, आपने क्या लगाया है बताइए फटाफट। आप लोगों ने इसका क्या जवाब लगाया है? लौट कर आया हुआ। मैंने जिससे पेपर लिया है उसका पेपर मैंने अपनी से सॉल्व किया, उसका सारा सही नहीं है, इतना विद्वान कोई नहीं है कि सारा सॉल्व कर देगा। डी होगा। ठीक है, आगत माने होता है आया हुआ, और एक बार आकर फिर चला जाए फिर आया तो प्रत्यागत होगा। ठीक है, 109 पे चलेंगे, तुलसी गंध धुओ भय सुकविन के सरदार, तो सरदार वाली बात कौन करेगा? काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय निर्णय करने वाले कौन होंगे? भिखारी दास, ये मैंने आपको बताया था। 110 नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे पहली दृष्टिया ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना होगी। हम तो भगति मुगति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये जो रचना है या तो बीजक से हो सकती है और या तो कबीर परिचय से हो सकती है। ठीक है, अभी इसको बीजक ही मानना है। एक दिन बोलेंगे पेड़, बहुत आसान सी रचना थी, किसकी है? राजेश जोशी की है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। भैया कह दिए हैं, सही बात है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है, तो दुलाई वाली 1907 में लिखी गई है और रामचंद्र का 1903 में लिखी गई। वो बात एकदम सही लिख दिया इन्होंने। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में की, वो बात एकदम सही कर दिया। रक्षाबंधन वाली बात इन्होंने गलत कह दिया, तो इनको ये नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल सही जवाब होगा 113 का डी। 114 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। देखिए, पीजीटी के लिए अभी से आप लोग लग जाइए, पीजीटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पेपर इस बार दिए हैं उनको भी कट ऑफ बताऊंगा, हिंदी की कट ऑफ कितनी जाएगी। जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी लग जाइए, तो ठीक ऐसा ही पेपर जीआईसी प्रवक्ता में, ठीक ऐसा ही पेपर पीजीटी में पूछा जाएगा। मतलब पारंपरिक रचनाएं जो आपसे पूछी जाती थी वो नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए आपके पास पीजीटी के लिए समय है, प्रैक्टिस कर डालिए। और अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो जीआईसी के लिए हम लोग विजेता बैच ला रहे हैं, सारे वीडियोस आपको दे दिए जाएंगे और प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी जीआईसी के लिए। और जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एग्जाम अक्टूबर में, उसके लिए पूरा नया बैच हम लोग चलाने जा रहे हैं, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ये पूरी योजना हमारी है। टीजीटी पीजीटी 27,000 भर्ती के लिए नया बैच जो हो रहा है 25 अगस्त से स्टार्ट होगा, ये भर्ती आने ही वाली है। टीजीटी पीजीटी जीआईसी विजेता बैच 19 अगस्त से होगा और जूनियर एडिट सफलता बैच 26 अगस्त से होगा। किसी भी बैच में प्रवेश करना चाहे 83 18 48 92 91 व्हाट्सएप करें या 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम सब बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनी नहीं बल्कि योगी हैं? तो आप सब बता दीजिए भैया, इसमें कौन सा सही आप लोग लगाए हैं? पुतालिपा, कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कौन सा सही होगा 114 का? चलिए 114 का क्या सही होगा बताइए फटाफट।
ठीक है, सही है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? यह प्रश्न आप लोग बताइए फटाफट, क्या आपने उत्तर लगाया है? कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक अथवा भास? क्या लगाए हैं आप 115 का? 115। देखिए, कालिदास से पहले भास का जन्म माना जाता है। ठीक है, 116। यह प्रश्न 2016 में भी पूछा गया था। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ये मैंने आपको बताया था। मैंने इसमें आपको कहा था सूरदास पूछा जाएगा, रंगभूमि वाला, लेकिन वो न पूछ के बाकी लोग को पूछ लिया गया। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों की चर्चा की गई है? तो इसमें कुल मिलाकर 100 धन 5 शब्द और अर्थालंकारों को मिलाकर 105 अलंकारों की चर्चा की गई है। तुलसीदास की कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई थी? ये आप सब जानते हैं, हनुमान बाहुक होगा। 119 नंबर का प्रश्न है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्या हैं? यहाँ पर पितर, पित्रोह, पितृषु। पिता का रूप भी मैंने बताया था, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा और पूछ लिया गया। ठीक है, अब कोचिंग की लोग बात कर रहे हैं कि कोचिंग करने से लाभ नहीं हुआ है। जिन्होंने पूरा कोर्स पढ़ के और पूरी तैयारी की है उनको कोचिंग से 100% लाभ होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों का पेपर सही गया है। बाकी जो 10 दिन 15 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। 120 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 120 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? भैया ये प्रश्न तो मतलब एक बार मैं भी हिल गया। हमने कहा क्या प्रश्न दे दिए बाबा जी, बाबा जाने मन की बात। बच्चा छोटी छोटी चीजें याद करता है, टीजीटी हिंदी में तुभ्यम युवाभ्याम युद्धम, लेकिन ऐसा पूछ लिया कि तुभ्यम के साथ साथ क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तुभ्यम के साथ ते का भी प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न वास्तव में बहुत ही कठिन था। एलटी ग्रेड में भी इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक एक विशेष सौष्ठव सहित वैयक्तिकता के साथ अपने भावों को विचार को अनुभव करता है। तो डॉक्टर नगेंद्र। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो तृप्ता और कालूराम। ये तृप्ता हो गई। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो शराब। शराब क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। अगला प्रश्न क्या कहता है? शोभा सरसाने न बखाने जात के हूं भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। सेनापति रीतिकाल में बहुत महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं। किस लिए? ये रीतिकाल में पंत के जैसे ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए तो आपको लग ही रहा होगा कि किसी ऋतु की बात कर रहे हैं, और ऋतु की बात करने वाले रीतिकाल में एक ही कवि हैं जिनका नाम है सेनापति। ठीक है, अब आप लोग फटाफट बताइए कितने प्रश्न अभी तक आप सबके सही हुए हैं। यहां देखिए निर्भय भीम व्यायोग के रचनाकार कौन है? रामचंद्र सूरी हैं। निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूरी। अब आप लोग एक्सपेक्टेड बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मेरिट जा रही है। चलिए फटाफट अब आप लोग बिना किसी समय को गवाए हुए अब बताते जाइए कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नाराज हैं और उनकी नाराजगी का कारण मैं समझ सकता हूं। आयोग ने इस तरह से पेपर बनाया है। अभी आपका पेपर आयोग इस तरह से बनाता कि आप 125 में 120 प्रश्न सही कर लेते पर भी आपका चयन नहीं होता, तो आप खुश रहते? आयोग अभी तक ऐसा ही करता आया है। वो हमेशा इस तरह पेपर बनाता था कि लोग बहुत खुश हो जाते थे। 125 में 108, 110, 115, 120, लेकिन 125 में 120 तक चयन नहीं होता था, वो वहां पर आप खुश हो जाते थे। और यहां पर 10-15 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए दुखी हो जा रहे हैं। 70। चलिए 89, 91, चलिए 75, 80, 50, 93,
देखिए मेरे नजर से अभी तक की जो स्थिति थी, मैंने आपको बताया था कि 90 से 100 तक एक अच्छी स्थिति है। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि 90 से 100 के बीच में अच्छी स्थिति है आपकी। अब इसके पहले अगर 80 से 90 के बीच में है तब थोड़ी सी संभावना आपकी बनती है, लगभग 70% की संभावना आपकी बनेगी कि 80 से 90 के बीच में रह सकती है। फिर बाकी 90 से 100 के बीच में अगर आप हैं तो आपकी संभावना, जर्नल को ध्यान में करके बात कर रहा हूं, यहां अगर 90 से 100 के बीच में है तो यह संभावना आपकी 90% हो जाती है। और अगर आप 100 नंबर से 100 प्रश्न से ऊपर हैं तब आपकी संभावना 100% की हो जाती है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी 27,000 भर्ती के लिए नया बैच 25 अगस्त से, पीजीटी जीआईसी विजेता बैच 19 अगस्त से, जूनियर एडेड सफलता बैच 26 अगस्त से। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अग्रिम बधाई है, आप सबका चयन हो। बाकी सारे प्रश्नों को मैं फिर से इसको एक पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में टेलीग्राम में भेज दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे क्लिक करिएगा, आपको पूरा सॉल्व पीडीएफ मिल जाएगा आज रात में, और कल इसकी व्याख्या सहित हल भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि पीजीटी के लिए जो भी कक्षाएं महत्वपूर्ण बची वो पढ़ाई जाएंगी, जीआईसी के लिए भी जो बचा वो पढ़ाया जाएगा। हिंदी की कक्षाएं आपकी कल से हो सकता है चले, और अभी इसमें जो 2-4 प्रश्न बाकी रह गए जो कंफ्यूजन में है उनको मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। पढ़ाते समय हो सकता है 1-2 प्रश्न की गलती हो गई हो, या जो भी उसमें उत्तर में आपको परिवर्तन लग रहा है, आपके अनुसार लग रहा है वो बताइएगा। या जिन प्रश्नों पे हमको अपील करनी है कि प्रश्न गलत आ गया है, उन प्रश्नों के लिए आप साक्ष्य के तौर पे पुस्तकें भी रखिएगा, ऑथेंटिक किताबें अपने पास रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।